हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो आइए करते हैं शुरुआत दो मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो अपने परों को खोलिए और दिखाइए जमाने को अपनी उड़ान। करते हैं शुरुआत वैद्युत द्विध्रुव के साथ। वैद्युत द्विध्रुव से आशय ऐसे निकाय से है जिसमें दो बिंदु आवेश हों और ये बिंदु आवेश समान परिमाण के हैं। इसका परिमाण क्यों है और इसका भी परिमाण क्यों है, पर चिन्ह इनका विपरीत है। ये धन आवेश है और ये वाला ऋणावेश है। इनके मध्य की दूरी हमने 2a ले रखी है। इस पूरे निकाय को हम नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए क्या क्या लिखा है, परिमाण में समान, ये रहा समान परिमाण Q, समान परिमाण Q। विजातीय का मतलब एक अगर धन आवेश तो दूसरा होगा ऋण आवेश। -Q तथा Q का कोई युगल, युगल मतलब ये पूरा का पूरा जो पेयर बन रहा है इसकी बात चल रही है, जिनके बीच का पृथक्कण 2a है, जिनके मध्य की दूरी 2a है। ये निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना है, छोटा सा एक प्रश्न, उत्तर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना है? साधारण सा जवाब आएगा 0, क्योंकि +Q और -Q मिलके 0 हो जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। -Q से +Q की दिशा में, -Q से +Q की दिशा में, ये वाली दिशा में एक सदिश दिखाया गया है जिसका नाम है P सदिश। इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। आगे हम पढ़ेंगे भी इसे। अभी के लिए यह ध्यान रखना है कि भौतिक विज्ञान में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -Q से +Q की तरफ होती है। अच्छा, इस द्विध्रुव आघूर्ण सदिश का जो परिमाण है वो होता है किसी एक आवेश का परिमाण Q इंटू इन आवेशों के मध्य की दूरी। मान लीजिए इनके मध्य की दूरी L है तो आ जाएगा Q इंटू L। इनके मध्य की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो Q इंटू 15 सेंटीमीटर। बाद में जरूरत पड़ने पर आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो दिशा होती है इसी दिशा को द्विध्रुव की दिशा भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान में माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ इस निकाय में जो दिशा है इसको या तो आप बोलेंगे द्विध्रुव की दिशा या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। केमिस्ट्री में यह उल्टा चलता है। आपको केमिस्ट्री वाले नियम भौतिक विज्ञान में नहीं लगाने और भौतिक विज्ञान वाले दिशा के नियम उधर केमिस्ट्री में नहीं लगाने, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में वैद्युत द्विध्रुव की दिशा सदैव ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ ही होती है। ठीक है। कुल आवेश 0 होता है, ये बात तो हम कर ही चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इन दोनों की स्थितियों का जो मध्य बिंदु है, -Q और +Q का मध्य बिंदु ये वाला बिंदु है, ये बिंदु कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। और जब आप प्रश्न हल करेंगे तो जो दूरियां इस्तेमाल करेंगे वो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लेने वाले हैं, इसलिए हमें इस केंद्र के बारे में पता होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट हो तो आप फटाफट बताइए। बिंदु विद्युत द्विध्रुव या आदर्श विद्युत द्विध्रुव के कारण जब भी आप विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभव की गणना करेंगे तो दूरी का मापन सदैव विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से ही किया जाएगा। अब यदि आवेशों के मध्य की दूरी को आप घटाते जाएं, घटाते जाएं, घटाते जाएं, घटाते घटाते इतना कर दें कि दूरी लगभग लगभग 0 ही हो जाए। याद रखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं हुआ है और ये दूरी लगभग लगभग 0 हो जाए, यानी कि आवेश दोनों बिल्कुल निकट में आ जाए, तो आप इनको बोलेंगे बिंदु विद्युत द्विध्रुव। ये एक आदर्श परिकल्पना है, इससे हमारे सवाल आसानी से हल हो जाते हैं। तो बिंदु विद्युत द्विध्रुव या आदर्श विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जिसमें इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी लगभग लगभग 0 हो जाती हो। जैसे आप अमोनिया का अणु ले लें, आप जल का अणु ले लें। क्या जल का अणु बहुत 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 छोटा ही होता है?
देखिए मैं आपको ये बात यहां समझाता हूं। ये मैंने जल का एक अणु लिया, तो ऑक्सीजन पे आपने आवेश यहां दिखा रखा है डेल माइनस, यहां हाइड्रोजन पे दिखा रखा है डेल प्लस, ऐसे यहां हाइड्रोजन पे डेल प्लस और ये इधर डेल माइनस। अब अगर आप केमिस्ट्री में ध्यान दें तो यहां जो बंध की लंबाई होती है, क्या वो कुछ पिकोमीटर की कोटि की आती है? तो ये लंबाई तो बहुत बहुत ही कम है, यानी कि ये ऋण आवेश और ये धन आवेश, क्या ये परस्पर बहुत ही निकट हैं? और अगर आप यहां द्विध्रुव की दिशा दिखाना चाहें, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, तो याद रखिएगा भौतिक विज्ञान में दिशा कहां से कहां दिखाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस से प्लस की तरफ। तो देखिए माइनस से प्लस की तरफ इधर बनेगा पी वेक्टर एक। अच्छा, क्या इधर भी माइनस से प्लस की तरफ एक आप सदिश दिखा सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव है या बिंदु द्विध्रुव है। ये दोनों आवेश परस्पर बहुत करीब आ गए हैं। आपको डायग्राम क्लियर दिख सके इसलिए मैंने इतनी दूरी रखी है, बाकी ये अभी और भी निकट हैं और करीब हैं। ये वाली दूरी आप कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, और ये 2a दूरी इतनी कम कर दी कि लगभग लगभग शून्य हो गई। तो क्या ये आवेश एकदम निकट आ जाएंगे, एक बिंदु की तरह एक ही जगह दोनों आवेश दिखाई दे जाएंगे आपको? तो ये है बिंदु द्विध्रुव, और हम इस पे आगे विद्युत क्षेत्र और की गणनाएं भी करेंगे, सीखेंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो तो फटाफट बताइए, नहीं तो आप अपने शानदार नोट्स बनाइए और फिर हम बढ़ते हैं इससे आगे। हमारे पास किसी निकाय में दो बिंदु आवेश हैं। आप देखें तो इन दोनों का परिमाण समान है पर चिन्ह विपरीत है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश है। यह क्लियर इंडिकेशन है कि द्विध्रुव दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं और निकाय का पूछा सबसे पहले तो कुल आवेश बताइए। तो ये तो आप जानते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश इन दोनों को मिला के निकाय का कुल आवेश तो आने वाला है आपका फेवरेट नंबर, फेवरेट डिजिट, आपकी फेवरेट संख्या 0। अब सवाल ने पूछा कि इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो वो भी बता देते हैं भाई। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताने के लिए आप एक सरल रेखा बनाइए। मान लीजिए यहां मूल बिंदु है 0,0,0। एक बिंदु ए है -15 सेंटीमीटर पर, तो ये है ए 0,0, -15 सेंटीमीटर। दूसरा बिंदु है बी, लगभग बराबर दूरी पर दूसरा बिंदु ले लेता हूं, मान लो यहां कहीं बिंदु है बी, ये है आपका 0,0, 15 सेंटीमीटर पर। ये बात तो हमें सवाल में ही दी गई है, ये रहा बी, ठीक है। अब ए पर कितना आवेश रखा है? 2.5 इंटू 10 की घात -7 कूलाम, और बी पर आवेश रखा है समान परिमाण का किंतु ऋण चिन्ह के साथ। तो अगर आप इन आवेशों को दिखाना चाहें तो यहां आवेश है QB और यहां आवेश है QA। ये भी चीज क्लियर है। ये वाला बिंदु हमारे पास था A और ये वाला बिंदु हमारे पास था B। अब इनका कहना है कि B वाला जो आवेश है वो ऋण आवेश है। तो फिजिक्स में कहां आप P सदिश दिखाते हैं? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, यानी कि P सदिश की दिशा इस तरफ रही होगी, क्योंकि B पे जो आवेश आपको दे रखा है QB वो है ऋणात्मक, है ना, ये रहा मान यहां पर, ठीक है। तो माइनस से प्लस की तरफ P सदिश की दिशा हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि P सदिश का परिमाण बताइए, भाई सदिश में दो ही तो बातें आपको बतानी होती है, दिशा एवं परिमाण। तो दिशा तो मैंने लिख दी है, B बिंदु से A बिंदु की तरफ होगी, QB से QA की तरफ होगी, इस दिशा में होगी P सदिश की दिशा। P सदिश का परिमाण लाने का तरीका हम जानते हैं। P सदिश हुआ करता था Q इंटू आवेशों के मध्य की दूरी 2a। तो 2a दूरी भी इस फोटोग्राफ में क्लियर दिखाई दे रही है। यहां से यहां तक की दूरी तो 2a है, तो ये 15 सेंटीमीटर दूरी है इधर। ऐसे ही ये दूरी इधर 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर मिलके टोटल दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। हम सारे मान SI मात्रकों का प्रयोग करते हुए रखेंगे,
तो सबसे पहले आवेश का परिमाण रखा, तो वो मैंने रखा 2.5 इंटू 10 की घात -7, और ये दूरी मुझे पता है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। एग्री करते हैं इस बात से? अब चीजों को हल कर लेते हैं। इसका जो एसआई मात्रक आएगा पी का, देखिए ये तो है आवेश, आवेश यानी कि ये मान आएगा कूलाम में, और ये है दूरी, दूरी आएगी मीटर में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होगा कूलाम मीटर। याद रखिएगा, कूलाम वाला सी थोड़ा बड़ा दिखाइएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसे हल कर लेते हैं। ये बात आप यहां से भी समझ सकते हैं, 2.5 यहां पड़ा रहा, 3 से आपने गुणा कर दी तो 2.5 इंटू 3 आ गया 7.5, और यहां एक 10 की घात -1 है, वो यहां एडजस्ट कर दी, 10 की घात -1 और 10 की घात -7 मिलके हो गया 10 की घात -8। तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तो इतना आएगा और दिशा आएगी इस तरफ। ठीक है, लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए अब सीखते हैं किसी दिए गए निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। यहां एक बिंदु आवेश -2q है, एक अन्य बिंदु आवेश q है, एक अन्य बिंदु आवेश q यहां पर स्थित है। ये मूल बिंदु है, इधर x अक्ष और इधर है y अक्ष। ठीक है, इसको हल करने का तरीका यह है कि ये जो -2q है, आप इसे ऐसा सोचें कि एक -q आवेश यहां लिख लीजिए अलग, और एक -q आवेश आप यहां लिख लीजिए अलग। भाई -2q को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। ठीक, अब इनको मिलाते हुए क्या आप एक वैद्युत द्विध्रुव के बारे में विचार कर सकते हैं, -q और +q को मिला के? और ऐसे ही क्या हम इसके बारे में एक विचार कर सकते हैं, -q और +q को मिला के? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि इस बार फिजिक्स के हिसाब से माइनस से प्लस की तरफ क्या एक द्विध्रुव बनेगा? उस द्विध्रुव का जो परिमाण P आएगा वो मैं आसानी से लिख सकता हूं, Q इंटू L आ जाएगा। ऐसे यहां माइनस से प्लस की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ जो द्विध्रुव बनेगा उसका परिमाण P बराबर आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के मध्य की सीधी दूरी, यानी कि L आ जाएगी। ठीक, इतनी बात। अब देखिए हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश P इधर है जिसका परिमाण QL है, दूसरा सदिश P इधर है जिसका परिमाण QL है, और हमें इनका परिणामी सदिश चाहिए। तो हमें पता है जब सदिशों का परिमाण समान हो तो परिणामी सदिश सदैव आता है कोण अर्धक पर, यानी कि जो P नेट है क्या वो ऐसे दिखाया जाना चाहिए इस दिशा में, और ये कोण कितना रहा होगा, 45 डिग्री। P नेट निकालना भी आसान है। सदिशों के नियम से क्या हमें P नेट ऐसा लिखना चाहिए, √p² प्लस p² प्लस 2pp cos 90 डिग्री। भाई इन दो सदिशों के मध्य का कोण तो 90 डिग्री था ना, एक सदिश यहां एक सदिश यहां ऊपर था। cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, तो ये सारा पद गायब हो जाएगा और हमारे पास यहां उत्तर बचा √2p, जहां पे p की जगह आप फिर से क्या लिख सकते हैं, q इंटू L। तो ये आ गया उत्तर। इस निकाय का जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो मूल बिंदु से धनात्मक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इस दिशा में होगा, और उसका परिमाण आएगा √2 इंटू QL। अगर आप इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो भी उत्तर दिया जा सकता है। एक्स अक्ष की दिशा में आप लिख लीजिए I कैप, वाई की दिशा में आप लिख लीजिए J कैप। इधर आपको नेट P वेक्टर लिखना है, इस निकाय का P नेट ऐसे। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या उत्तर आएगा, जो P नेट आएगा सदिश रूप में, उसमें सदिश का परिमाण तो मैं यहां से लिख रहा हूं, है ना, √2 QL, और दिशा जो आएगी वो आएगी I कैप प्लस J कैप बाय √2।
इस दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। ये एक तरीका है लिखने का। इसको हल कर लीजिए तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपके पास उत्तर आया क्यू एल आई कैप प्लस क्यू एल जे कैप। आप ये उत्तर डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखिए कैसे दूसरा तरीका इसी को लिखने का। क्या इधर एक सदिश है, उस सदिश का परिमाण कितना QL, तो आप लिखते QL आई कैप, ये रहा QL आई कैप। क्या इधर एक सदिश है जिसका परिमाण QL और दिशा किस तरफ, जे कैप की तरफ, ये रहा दूसरा QL जे कैप। आपको ये सवाल समझ में आ गया तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और कोई डाउट हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसे अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो को यहीं रोक दें और खुद से ट्राई करके उत्तर बताइए। मैं इसे बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं। तो पिछली वाली ट्रिक से आपको बातें तो समझ में आ गई। इस -2q को आप ऐसा लिख ले, एक -q आप यहां पे दिखा दें, एक -q आप यहां दिखा दीजिए। अब आप ये देखें कि क्या यहां पर हमें एक द्विध्रुव दिखाई दे जाएगा, -q और +q विजातीय आवेश हैं, परिमाण समान हैं। ऐसे ही क्या एक और द्विध्रुव भी दिखाई देने वाला है यहां, ऐसा -q +q। अब तो बस काम बन ही गया। देखिए कैसे हल करना है। एक p सदिश माइनस से प्लस की तरफ इस दिशा में रहा होगा, मैं यहां बना देता हूं ऐसा। उस p सदिश का जो परिमाण आएगा वो आएगा आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के मध्य की सीधी दूरी, तो वो हमने लिखना है q इंटू एल। ऐसे यहां जो सदिश बनेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, उसका भी परिमाण p आएगा q इंटू एल। एक आवेश का परिमाण ले लिया q और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है l। अच्छा ये कौन कितना रहा होगा भाई, आपको दिख रहा है कि ये तो समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। समबाहु त्रिभुज होने के कारण ये कौन रहा होगा, 60 डिग्री। फिर से वही बात, दोनों सदिशों के परिमाण तो समान है, उनके मध्य का कोण है 60 डिग्री। तो जो परिणामी आएगा वो सदैव आएगा कोण अर्धक पर। कोण अर्धक इधर बना, यानी कि इधर आ गया आपका पी नेट। पी नेट निकालना हमें आता है सदिश के नियम से। पी नेट बराबर √ऑफ p² प्लस p² प्लस 2p cos 60 डिग्री। अब इसमें मान रख देते हैं अपन, p² प्लस p², इन दोनों को जोड़ के इनकी जगह लिख सकते हैं आप 2p² प्लस यहां पे 2p² पहले से पड़ा है इनटू cos 60 डिग्री की जगह आप मान ला सकते हैं 1/2। तो ये 2 से ये वाला 2 निरस्त करा सकते हैं, तो 2p² और यहां एक p² बच गया, यानी कि इस बार उत्तर आएगा √3p। जहां पे p का मान हमें पहले से पता है, p की जगह रख सकते हैं QL, तो उत्तर आ गया आपके पास अंततः √3QL। ये आ गया परिमाण। अब अगर इसी बात को सदिश रूप में लिखना हो, पी नेट को अगर मैं सदिश रूप में लिखना चाहूं तो देखिए क्या उत्तर लाऊंगा। पी नेट का परिमाण तो लिखूंगा √3QL, और पी नेट आया ऐसे नीचे की दिशा में इधर, और इधर एकांक सदिश है कौन सा, -j, यानी कि यहां लिखना चाहिए मुझे -j, क्योंकि धनात्मक y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है j, तो ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होगा -j। ठीक है, बढ़ते हैं इससे आगे। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक द्विध्रुव बना लेते हैं। ये रहा -q आवेश, दोनों आवेशों के मध्य कुछ दूरी 2a है, और ये रहा +q आवेश। ये वाली दूरी बच्चों आप 2a दिखा दीजिए, यहां से यहां तक वाली। ठीक है, द्विध्रुव का जो केंद्र है वो यहां ले लीजिए बीच में ऐसे, ये रहा। यानी कि अगर कोई मुझसे दूरी पूछे ये, तो इसका मान a आएगा, ये वाली दूरी का मान भी a आ जाएगा। ठीक, अब
आप यहां से r दूरी पर कोई अक्षीय बिंदु ले लीजिए और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने वाले हैं। तो यह ज्ञात की जाएगी एक तो कूलाम के नियम से, है ना, जिससे आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था बिंदु आवेश के लिए, और फिर उपयोग में लाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए क्या करना है, जरा ध्यान दें। तो क्या Q आवेश और इसके मध्य की दूरी हमें पता है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये टोटल R है, ये A है। तो बताओ ये दूरी कितनी बची होगी? भाई मैं ये कह रहा हूं ये R है, ये A है, तो ये दूरी कितनी बची होगी? सिंपल सी बात है, R में से A को घटा दीजिए, यानी कि ये दूरी होगी R माइनस A। फिर से समझाऊं ये बात, ये कुल दूरी R, ये दूरी A, तो ये बची हुई दूरी आएगी R माइनस A। ठीक, इस Q आवेश के कारण, इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर रहा होगा? धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है त्रिज्य दिशा में बहिर्मुखी। तो इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र ऐसे दिखा रहा हूं, E प्लस। ओके, अब ये येलो वाले आवेश के कारण, इस येलो वाले आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहां रहा होगा? ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है त्रिज्य दिशा में, पर अंतर्मुखी, खुद की तरफ होता है, यानी कि E माइनस इधर की तरफ आएगा। अब आप देखें, ऋण आवेश से दूरी ज्यादा है इस बिंदु की, तो ऋण आवेश से ज्यादा दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कम हो जाएगी, और धन आवेश से यह बिंदु करीब है प्रेक्षण वाला, तो धन आवेश का विद्युत क्षेत्र यहां प्रबल होगा, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आएगा, ऐसे इधर की तरफ। डन। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र हम निकालने जाएं, उससे पहले मैं ये वाली दूरी भी लिख देता हूं, क्योंकि गणना में जरूरत पड़ेगी। आप बता सकते हैं ये दूरी कितनी लिखूं? भाई यहां तक R है, ये A है, तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस A। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं E अक्षीय का मान। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो बच्चों क्या ये E प्लस में से E माइनस को घटाने पर आएगी? भाई मान लो E प्लस उधर की तरफ 100 है, E माइनस इधर की तरफ 20 है, तो 100 इधर 20 इधर, तो 80 उधर की तरफ बचा होगा ना। E प्लस का मान मुझे लिखना आता है KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। देखो ये रहा Q आवेश, ये दूरी कितनी? R माइनस A, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? KQ अपॉन दूरी का वर्ग। ऋणात्मक आवेश के कारण अगर मैं विद्युत क्षेत्र लिखना चाहूं तो मुझे लिखना चाहिए KQ अपॉन R प्लस A का वर्ग। भाई मैं ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तो दर्शा चुका हूं, तो अब मुझे यहां रखना है विद्युत क्षेत्र का केवल परिमाण। तो परिमाण आएगा KQ बटा ये दूरी का वर्ग। इसको हल करने के लिए KQ को कॉमन ले लेता हूं, KQ ले लिया कॉमन। अब अपने पास एलसीएम लेने पर आएगा R प्लस A का वर्ग माइनस R माइनस A का वर्ग अपॉन R माइनस A का वर्ग R प्लस A का वर्ग, ऐसा। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो KQ यहां हल करने पर आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, एक मान प्राप्त हो गया, माइनस इसको हल करें तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। अच्छा, यहां के मान हल कर लेते हैं हम, नीचे वाले जो मान हैं इसमें जरा ध्यान दीजिए, R माइनस A R प्लस A, तो क्या इसको ऐसा लिख दूं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का वर्ग? क्योंकि आपने गणित में ये पढ़ा हुआ है A माइनस बी, A प्लस बी अगर गुणा में हो तो आता था A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका उपयोग कर लिया। अब चीजें हल करें तो देखिए यहां ऋण चिन्ह आते ही ये R स्क्वायर इस R स्क्वायर को निरस्त कर देगा, ये माइनस का A स्क्वायर इसको निरस्त कर देगा, ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, यानी कि यहां का मान मेरे पास कितना बचा है? KQ इंटू 2AR, ये प्लस का हो गया,
और ये 2ar यहां प्लस का पड़ा है, यानी कि 4ar अपॉन, यहां मेरे पास मान बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बच्चों ई अक्षीय का सूत्र आ गया। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। इस सूत्र को जरा ध्यान से देखें तो क्या Q और आवेशों के मध्य दूरी गुणा में आ रही है? भाई इस 4a को 2 इंटू 2a लिख लो। क्या Q इंटू 2a काम में आ जाएगा? एक एक्स्ट्रा 2 आगे रख लीजिए। यहीं से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आई कि भाई आवेश इंटू आवेशों के मध्य दूरी बार बार काम में आएगी, तो उसको उन्होंने एक नया नाम दे दिया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यदि R का मान बहुत बड़ा हो A से, R का मान बहुत बड़ा हो A से, या ऐसा समझ लीजिए कि ये बहुत 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 छोटा आकार का वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि बिंदु द्विध्रुव है, तो R अगर बहुत बड़ा ले लिया आपने और A बहुत छोटा ले लिया, तो यहां कुछ गणना ऐसी की जा सकती है। ई अक्षीय बराबर, ऊपर वाला पद तो मैं वैसा का वैसा ही लिख देता हूं, KQ 4AR वैसा का वैसा लिख दिया। नीचे वाले पद में मैं इस R स्क्वायर को बाहर कॉमन ले रहा हूं, R स्क्वायर को बाहर कॉमन लिया और एक स्क्वायर ऊपर पड़ा था हरा वाला, तो ये रहा स्क्वायर। इसके बाद यहां R स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो बचा क्या? एक। यहां R स्क्वायर था नहीं तो भाग देना पड़ा, A स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और ऊपर घात दे रखी है 2। सहमत है आप इस बात से? अभी अभी हमने माना कि यदि R बहुत बड़ा हो A से, तो A तो छोटा पद है और R बहुत ही बड़ा पद है। R अगर बहुत ही बड़ा पद है तो क्या ये पद लगभग नगण्य हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। सोचिए इस बात के बारे में, R बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी राशि का वर्ग करके भाग दे रहे हैं, तो फिर ये पद नगण्य हो गया। ये पद नगण्य होने के बाद देखिए हमारे पास क्या क्या बचा। हमारे पास जो ये 4 है, मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूं, 1 2 तो यहां लिख दिया उसका, एक Q इंटू 2a यहां लिख दिया, ये जो 4 था इसको 2 इंटू 2 लिख दिया है। R की 1 घात यहां पर है, R की 4 घात नीचे है, 1 घात ये 4 घात नीचे, तो यहां नीचे घात कितनी बची होगी? इतनी। एक के यहां पे पड़ा है, ये एक के यहां लिख लेते हैं अपन, ये रहा के, ये वाला। क्या सारे मान आ गए? देख लीजिए, के आ गया है, क्यू आ गया है, 4 को तोड़ के लिखा है 2 इंटू 2, जानबूझ के किया, ये ए अपनी जगह आ गया है। R की 1 घात और R की 4 घात, तो नीचे बच गए R की 3 घात, 1 माइनस ये पद 0 है, तो यहां इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें एक मान पे फोकस किया जा सकता है, क्या Q इंटू 2a आया? और ये बार बार काम में आ रहा है, तो इस Q इंटू 2a को ही हमने नाम दे दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि अब आपके पास सूत्र क्या आ गया इसका? भाई आप इसका सूत्र अब लिख सकते हैं 2kp/r³। ठीक, ये लिखा है हमने विद्युत क्षेत्र का परिमाण। हमें एक बात समझ में आ गई थी कि इस बिंदु पर ई अक्षीय इसी दिशा में आना है, तो अगर कोई आपसे सदिश रूप में पूछता कि ई अक्षीय की दिशा किधर आएगी, तो ध्यान से देखें, माइनस से प्लस की तरफ क्या पी सदिश की दिशा आती है? ये हम पढ़ चुके हैं भौतिक विज्ञान में, माइनस से प्लस की तरफ पी सदिश की दिशा आती है। जिधर पी सदिश की दिशा आ रही है उधर ही क्या ई अक्षीय की दिशा आई? यानी कि सदिश रूप लिखने के लिए अगर आप इस पे सदिश दिखाना चाहें तो फिर आप इस पे भी सदिश दिखा दीजिए, क्योंकि ई अक्षीय की दिशा और पी सदिश की दिशा आपस में समान है। और खाली परिमाण लिखना चाहें तो आप ये सदिश हटा दीजिए वापस से। आपको शायद मेरी बात समझ में
आ गई होगी। ठीक है, सदिश वाला रूप भी मैं आपके लिए किनारे अलग से लिख देता हूं। देखिए ये रहा आपका ई अक्षीय बराबर 2k p सदिश बटा r क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, आपके मन में हो सकता है कि एक विचार आ रहा हो कि भाई यहां तो हमने ज्ञात कर लिया कि ई अक्षीय इस दिशा में आएगा जिस दिशा में p सदिश है। अगर मैं यहां की बात करूं तो इस बिंदु पर ई अक्षीय किस दिशा में आएगा, निकालना फिर बहुत सरल है। इस बिंदु पर अगर अपन ध्यान दें तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा खुद की तरफ, तो इसको आपने दिखा दिया E माइनस। इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा त्रिज्य दिशा में बहिर्मुखी, यानी कि इसको आपको दिखाना होगा E प्लस, तो वो दिखाया आपने इधर E प्लस। अब इन दोनों में कौन ताकतवर कौन कमजोर? धन आवेश से ज्यादा दूरी पर प्रेक्षण बिंदु लिया है तो धन आवेश का विद्युत क्षेत्र तो कमजोर हो जाएगा, यानी कि E माइनस ताकतवर होगा क्योंकि ये प्रेक्षण बिंदु इस नेगेटिव आवेश के बिल्कुल पास में ले लिया। E माइनस ताकतवर होगा तो इस बार मान लो E माइनस का मान 100 है और E प्लस का मान 20 है, तो वापस से 80 इसी दिशा में आएगा ना। यानी कि अगर एक बिंदु द्विध्रुव आपने लिया और किसी ने पूछा कि बिंदु द्विध्रुव के इस धनात्मक आवेश के इधर वाले अक्षीय बिंदुओं पर बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आएगी, तो आपका उत्तर आएगा जिधर P सदिश है उधर ही E अक्षीय आएगा। अगर किसी ने पूछा कि इस ऋण आवेश के इस तरफ जो बिंदु हैं आप उन पे बताइए E अक्षीय किधर आएगा, तो देखिए एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि E अक्षीय इसी दिशा में तो आ रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप बातें बढ़िया से समझ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? पहला सवाल तो फटाफट सोचिए और बताइए, द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? इसका जवाब है बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? देखिए, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इस ऋण आवेश के कारण, इस माइनस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी। सदिश सेम दिशा में है तो दोनों सदिश जुड़ जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी, यानी कि केंद्र पर तीव्रता शून्य नहीं आएगी। द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो P सदिश की विपरीत दिशा में आती है। छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, अब जरा आप सोचिएगा कि मान लो एक बिंदु यहां लिया हो हमने, जैसे ये वाला, और मैं आपसे पूछूं कि इस बिंदु पर बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर आएगी। सरल है काम, सोचिए और बताइए। धन आवेश के कारण दिशा इधर रही होगी, ऋण आवेश के कारण भी खुद की तरफ ही रही होगी, तो नेट दिशा इधर ही आएगी। ऐसे ही इस बिंदु पर अगर कोई पूछ लेता तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा खुद ऋण आवेश की तरफ, धन आवेश के कारण त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ, ऐसे तो नेट दिशा तो इसी तरफ आएगी। यानी कि अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच के किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो P सदिश की दिशा की उल्टी दिशा में आती है। इस क्यू के इस तरफ के अक्षीय बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा P सदिश की दिशा में आती है। माइनस क्यू के इस तरफ के समस्त बिंदु अगर आप यहां तक ले रहे हैं तो उन पे जो दिशा आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो दिशा आएगी P सदिश की दिशा में। और दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, कम होती जाएगी। अनंत अगर दूरी कर दें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल में स्थित एवं द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली किसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपने यहां एक आवेश लिया माइनस क्यू, इधर आपने एक आवेश लिया प्लस क्यू।
इन दोनों का केंद्र आपने ये मान लिया और केंद्र से आप r दूरी पर यहां कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये वाली दूरी हमें पता है a माननी होती है, तो ये लिख दी मैंने a, और ये वाली दूरी भी a माननी होती है ताकि टोटल दूरी 2a हो जाए। माइनस से प्लस की तरफ क्या p सदिश की दिशा हम मानते हैं, जो धन आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनको पहले तो सरल रेखा से जोड़ा। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ, तो इसमें त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ यानी कि धन आवेश वाला जो विद्युत क्षेत्र है क्या इस रेखा के अनुदिश आ जाएगा कहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, वापस आते हैं ऋण आवेश वाली कैलकुलेशन करने के लिए। इस बिंदु पर ऋण आवेश और इसको जोड़ने वाली रेखा ये रही। ऋण आवेश के कारण हम एक बात जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता है ऋण आवेश की तरफ, अंतर्मुखी होता है विद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी बना दूं ऋण आवेश के कारण। तो एक बात समझ में आई कि धन के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहां होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो ई विषुवतीय आने वाला है वो इस दिशा में आने वाला है। ई विषुवतीय का जो मान आएगा वो इस दिशा में आएगा, इन दोनों का परिणामी मध्य में आएगा। क्यों आया मध्य में, ध्यान से देखिए। ये वाली दूरी अगर पाइथागोरस प्रमेय आप ढंग से लगाते तो क्या रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होती। ये 90 डिग्री, ये त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ये आर है ये ए है, तो ये दूरी कर्ण की लंबाई आती रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही क्या ये वाली दूरी भी इस समकोण त्रिभुज में रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाती, यानी कि ये दूरी और ये दूरी तो आपस में समान है, दूरियां समान आ गई। अच्छा, इन आवेशों के परिमाण भी समान है, इसका परिमाण क्यू है, इसका भी परिमाण क्यू है। दूरी इसके लिए भी इस बिंदु की रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसके लिए भी रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी कि जो इनके कारण विद्युत क्षेत्र यहां बन रहे हैं उनका परिमाण भी समान आएगा। तो अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई लिखूं तो फिर इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही लिखनी पड़ेगी। अब हम कुछ कोण मान लेते हैं। मान लो कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही आएगा। भाई ये कोण आपने थीटा लिया, ये रहा कोण थीटा, ठीक, तो ये कोण भी थीटा ही आना है। भुजाओं की लंबाई समान हो तो उनके सामने के कोण भी तो समान होते हैं, त्रिभुज का ये गुणधर्म है। इस भुजा की लंबाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके सामने का कोण थीटा ले लिया, तो इस भुजा की लंबाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके इधर सामने का कोण भी थीटा ही आएगा। ये थीटा है तो फिर ये कोण थीटा होना चाहिए। याद है आपको सरल रेखा की ये बातें, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही हुआ करता है, ये थीटा तो ये थीटा हो गया। अच्छा, अब ये वाला कोण थीटा कैसे आया, अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे आया वो भी सीख लीजिए। अगर ऐसा कोण बनाया जाए यहां थीटा, तो ये भी कितना आता है थीटा, देख लीजिए जेड की शेप बन रही है ऐसे यहां, तो ये थीटा तो वो भी थीटा। अब हम करते हैं ई के घटक। ई के घटक करने जाएं तो ई का इधर एक घटक आएगा ई कॉस थीटा, ई का ऊपर एक घटक आएगा ई साइन थीटा। ऐसे ही इस ई का इधर एक घटक आएगा ई कॉस थीटा, एक घटक इधर वाली दिशा में आएगा ई साइन थीटा। ध्यान से देखें तो क्या ई साइन थीटा घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, तो इनको तो मैंने निरस्त करवा दिया। अब इधर की तरफ हमारे पास घटक बच रहे हैं, इसका इधर घटक आया ई कॉस थीटा, ऐसे ही इसका इधर घटक आया ई कॉस थीटा, यानी कि ई विषुवतीय का मान आने वाला है 2e cos थीटा। इसको यहां लिख लेते हैं, ई विषुवतीय बराबर
2e cos थीटा। अब मान रखना शुरू करते हैं 2e किसी एक बिंदु आवेश के कारण, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लिखना आता है k q बटा दूरी का वर्ग, दूरी है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका वर्ग करना है। अब मान रखना है cos थीटा का। इस त्रिभुज के अंदर क्या cos थीटा का मान आप आराम से रख सकते हैं? ये वाला समकोण त्रिभुज ध्यान से देखिए, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो अपने पास है a और कर्ण है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। यहां हल करने से पहले एक मान जो हमारे काम आएगा, क्या ये 2a इंटू क्यू है? भाई 2 इंटू ए को 2a बोल दीजिए और ये q है, q इंटू 2a को हम क्या बोल देते हैं? p। p बराबर क्या लिखा? q इंटू आवेशों के मध्य की दूरी, और इस फोटो में देख भी दीजिए आवेशों के मध्य की दूरी है 2a, तो p बराबर आएगा q इंटू 2a। यानी कि इसमें यहां तो ऊपर मान मैं लिख सकता हूं k पड़ा रहा और फिर ये मान हल होके लिख दिया p। वर्गमूल और वर्ग निरस्त हो गया, तो यहां बचा आपके पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 1/2 और यहां है घात 1। अगर राशियां गुणा में हो तो फिर घातें जुड़ जाती है। 1 प्लस 1/2 तो ये मिलके हो जाएगी 3/2। तो मैं वापस यही लिख देता हूं ये मान, इसकी घात आ गई 3/2। ये आ गया अपने पास ई विषुवतीय। आपको ये मान याद कर लेना चाहिए, सवालों को हल करने में मदद मिलेगी इससे, इसको आप याद रखें। अब इसमें भी एक कंडीशन ली जा सकती है कि ये दोनों आवेश परस्पर पास पास रहे हों, यानी कि बेसिकली बिंदु द्विध्रुव की स्थिति रही हो, तो क्या उत्तर आएगा? तो यहां लिखते हैं वो बात, यदि r बहुत बड़ा हो जाए a से, r बहुत बड़ा हो गया, बहुत दूर चले गए, तो द्विध्रुव तो छोटा सा ही दिखाई देगा ना, एकदम बिंदु ही दिखाई देगा। r बहुत बड़ा हो जाए a से, फिर से मैं इस r स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं, तो ई विषुवतीय बराबर kp तो पड़ा रहा, इस r स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हैं अपन कॉमन लेने के लिए, ऊपर घात है 3/2 तो वो लिख दी 3/2। r स्क्वायर बाहर आ गया तो यहां तो बचा 1, यहां पड़ा है a स्क्वायर, r स्क्वायर इसमें था नहीं तो इसमें भाग देना पड़ेगा r स्क्वायर का, और इधर ऊपर घात पड़ी है 3/2। यहां तक मान समझ में आ गए? चीजें मिक्स नहीं हो इसलिए एक लाइन बना देता हूं, डेरिवेशन अपना इधर ऐसे चल रहा है। अब एक बात हम और जानते हैं कि अभी देखा r का मान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी राशि से भाग दे रहे हैं, a बहुत छोटी राशि है, r बहुत बड़ी राशि है, तो क्या ये पद लगभग शून्य लिया जा सकता है? ये पद शून्य ले लिया, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ई विषुवतीय का मान कितना बचा मेरे पास? kp/r³। ठीक है, ये परिमाण लिखा है। दिशा की बात कर लेते हैं। P सदिश की दिशा देखिए इस तरफ है और ई विषुवतीय की दिशा उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है, यानी कि सदिश रूप में जब निरूपित करना होगा तो मैं ये बात यहां लिख देता हूं ऋण चिन्ह के साथ kp/r³। अब ये ऋण चिन्ह क्यों आया भाई? P सदिश इधर है तो माइनस P सदिश इधर होगा ना, माइनस P सदिश की दिशा में ही तो ई विषुवतीय आ रहा है, इसलिए ऐसा लिखा है। हां, बस ये याद रखना कि ये सूत्र तब लगता है जब r का मान a से बड़ा हो। अभी के लिए ये डेरिवेशन लिखिए। दो इंपॉर्टेंट बातें हम यहां सीख लेते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अधिक दूरियों पर 1/r³ के रूप में मंद होता है। जैसे अभी हमने मान देखा
कि ई अक्षीय कितना आया था 2kp/r³, जब r बहुत बड़ा था a से। जबकि खाली बिंदु आवेश की अगर आप बात करें, कोई बिंदु आवेश q हो, उससे आप r दूरी पर चले जाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखते हैं kq/r²। तो बिंदु आवेश के लिए तो r² आता था यहां, और इधर r³ आया है। ऐसा क्यों हुआ? इसका मान तेजी से घटेगा। यहां नंबर जितना बड़ा होता जाएगा ये मान उतना छोटा होता जाएगा। इसका सरल एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। इसको ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए, ये Q के कारण विद्युत क्षेत्र आपने लिखा कि q/r²। अब इस Q के थोड़ा सा पास में आपने एक -q रख दिया, तो वो -q क्या यहां पर विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? भाई धन आवेश Q सफेद वाला विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न कर रहा था, माइनस वाला आवेश कुछ विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न करेगा, तो यहां नेट विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा ना। E का मान कम करना है तो फिर यहां r की घात को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए द्विध्रुव से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 1/r³ के रूप में मंद होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे लिखिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, द्विध्रुव क्षेत्र का परिमाण केवल दूरी r पर निर्भर नहीं करता, बल्कि r सदिश व p सदिश के मध्य कोण पर भी निर्भर करता है। कैसे? आप एक आदर्श बिंदु वैद्युत द्विध्रुव p सदिश यहां ले लीजिए, आप r सदिश मान लीजिए यहां ले लीजिए, ऐसे सीधा सीधा ये r सदिश ले लिया, तो हम जानते हैं कि यहां जो E सदिश आएगा वो आएगा 2kp/r³। अभी E सदिश, R सदिश, P सदिश सारे के सारे समांतर है, सबके मध्य कोण कितना है? 0। अब मैंने एक काम किया, मैंने R सदिश ऐसा लिया इधर की तरफ, R सदिश ऐसा ले लिया विषुवतीय तल में। अब अगर कोई मुझसे पूछता कि E विषुवतीय बताइए, तो E विषुवतीय का फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं। इसको मैं क्या लिखता? -kp/r³। अब देखिए, P सदिश और इस R सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री है। P सदिश और R सदिश के मध्य का कोण 90 डिग्री है। कोण चेंज हुआ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी परिवर्तित हो गया। कोण 0 डिग्री था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अलग आया था, कोण 90 डिग्री तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग आएगी। मान लो किसी जनरल बिंदु पर पूछ ले, यहां पूछ ले तो अलग आएगी, यहां अलग आएगी, यहां अलग आएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो केवल दूरी r पर निर्भर नहीं करती, बल्कि r सदिश व p सदिश के मध्य कोण पर भी निर्भर करती है। लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। इस सवाल में हमें अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले चेक करें कि कौन सा सूत्र लगेगा। देखिए, इन आवेशों के मध्य की दूरी है 5 मिलीमीटर और यह अक्षीय बिंदु है 15 सेंटीमीटर दूर। तो 15 सेंटीमीटर बहुत बड़ी राशि है 5 मिलीमीटर की तुलना में, यानी कि r बड़ा है a की तुलना में। तो फिर हमें सूत्र पता है। इस वाले केस में जो E अक्षीय आता है वो इस दिशा में आ जाएगा जिधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, P सदिश की दिशा है, और E अक्षीय का परिमाण भी हमें लिखना आता है, क्योंकि इस वाले केस में R जो है वो A से बड़ा आ रहा है। A तो आपका आएगा 2.5 मिलीमीटर और R आपका है 15 सेंटीमीटर, ये तो बहुत बड़ा मान हो गया। E अक्षीय का सूत्र था 2kp/r³। इसमें मान रखना शुरू कर रहा हूं, 2k की जगह क्या रखूं? 9 × 10 की घात 9। P हमें लिखना आता था। P कैसे लिखते थे हम? P बराबर लिखते थे Q इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। तो Q हमें पता है 10 × 10 की घात -6। आवेशों के मध्य की दूरी भी पता है 5 × 10 की घात
-3 बटा आर क्यूब, ये है भाई आर। द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय बिंदु तक की दूरी है आर। आर भी एसआई मात्रकों के साथ हम ढंग से रखेंगे, तो आर का मान आपको रखना चाहिए 15 × 10 की घात -2, और फिर सूत्र में यहां घात है 3 तो घात लगा दी 3। चूंकि विद्युत क्षेत्र है तो इसका एसआई मात्रक आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका एसआई मात्रक आप और भी लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। गणना को हल कर लेते हैं, इसे लिखिए, फिर अगले सवाल में हम गणना करेंगे विषुवतीय तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की। अब विषुवतीय तल वाली गणना देख लेते हैं। यहां आवेशों के मध्य फिर से वही बात, दूरी है 5 मिलीमीटर और यह है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर बहुत बड़ी दूरी है इस दूरी की तुलना में, यानी कि हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको डेरिवेशन अभी वाला याद हो तो हम ई विषुवतीय को लिख पाएंगे kp/r³। मैं परिमाण लिख रहा हूं। अगर हमारा P सदिश इस दिशा में आता है ऐसे, तो ई विषुवतीय इस तरफ आएगा, दिशा तो तय है। ई विषुवतीय की दिशा P सदिश की दिशा की विपरीत दिशा में आती है, और इसका परिमाण अपन यहां लिख लेते हैं। तो K मतलब 9 × 10 की घात 9, P का मतलब किसी आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण 10 × 10 की घात -6, फिर आवेशों के मध्य की दूरी 5 मिलीमीटर यानी कि 5 × 10 की घात -3 बटा दूरी का क्यूब। दूरी आपको दे रखी है ये वाली r, ये है r, ठीक है, 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 × 10 की घात -2 का क्यूब। यहां जगह है तो थोड़ी सी चीजें हल कर लेते हैं। 9 ये पड़ा रहा, 5 ये ले आया मैं यहां पर। अब 10 की घात मैनेज कर लेते हैं। देखिए 10 की घात 9 और 10 की घात 1 यानी कि 10 की घात 10, उसमें से गई 10 की घात 6 तो बची 10 की घात 4, 10 की घात 4 में से गई 10 की घात 3 तो बची 10 की घात 1, यानी कि यहां तो इतना रख दूं। यहां मान रखते हैं घात 3 है तो क्या इसको 15 × 15 × 15 लिख दूं? सहमत है आप इससे? इंटू यहां आ गई 10 की घात -6, और आगे गणना कर लेते हैं। 5 से कैंसिल करें तो ये वाला पद 3 से कैंसिल कर दें तो ये वाला पद आ गया अपने पास 3। सहमत है? इस 3 से इसको फिर कैंसिल कर दें तो ये वाला पद आ गया मेरे पास 5। इस 5 से इसको कैंसिल कर दें तो ये वाला पद आ गया 2, यानी कि अब मान लगभग हमारा आ चुका है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख देता हूं। 2 × 10 की घात 6 ये ऊपर चला गया बटा 15, ठीक है। इस 10 की घात 6 को भी थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, 10 × 10 की घात 5, ताकि ये 20 बन जाए यहां वाला मान। तो ये हो गया 20 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, इसको अपन कैंसिल करवा देते हैं। तो देखिए ये आप कैंसिल कराएं 5 से तो यहां आएगा 3 और यहां आएगा 4। इसे और आगे हल करें तो 4/3 का मतलब हो गया 1.33 × 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। इसे आप लिखिए और फिर एक आखिरी सवाल और आज का लेक्चर कंप्लीट। यह प्रश्न कहता है कि एक बिंदु वैद्युत द्विध्रुव है, उसके केंद्र से R1 दूरी पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, उसके केंद्र से विषुवतीय तल में R2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और प्रश्नानुसार E1 और E2 का परिमाण समान है। तो आपको R1/R2 इसका मान ज्ञात करना है। चलिए गणना शुरू करते हैं। आसान सा काम है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। हम तो हल इसी बात से शुरू करेंगे जहां क्वेश्चन सेटर ने सवाल छोड़ा है।
उनका कहना है E1 बराबर E2 है। तो भाई ये बिंदु वैद्युत द्विध्रुव है, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2kp/r1 की घात 3 इज इक्वल टू, विषुवतीय तल में क्या लिखेंगे? विषुवतीय तल में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण kp/r2 का क्यूब। याद आया? इसमें kp से kp कैंसिल करा देते हैं, ये गया। अब r1 को आप उधर ले जाएं तो यहां आया r1/r2 की घात 3, 2 यहां पड़ा रहा। दोनों तरफ 1/3 घात ले लीजिए, दोनों तरफ घनमूल ले लीजिए। 1/3 घात लेने पर आप यहां लिखेंगे 2 की घात 1/3 और यहां लिखेंगे r1/r2 3 इंटू 1/3। भाई यहां घात 3 थी, फिर 1/3 घात लेनी है, तो इससे क्या ये मान निरस्त हो जाएगा? यानी कि हमारे पास अंतिम उत्तर आ गया है r1/r2 इज इक्वल टू 2 की घात 1/3। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ऑसम।